Hello everyone, welcome to IB Technical Classes. First of all, I would like to thank you all for your overwhelming response and I hope you will keep supporting us throughout our journey. So, my name is Kumar Hars और मैं आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में दो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, दैट इज़ नेटवर्क एंड मेजरमेंट, और फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ जो कि है ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इस डेमो वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर की। ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप सिलेबस देख के ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डे टू डे लाइफ से रिलेट करने वाला सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिलेबस को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके यूनिट 1 को, जो कि हमारा डेमो वीडियो होगा। हम आप लोग से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें ताकि हम लोग रेगुलर क्लास रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट कर सकें। चलिए देखते हैं इस सब्जेक्ट के सिलेबस को। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फिफ्थ सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑटोमेशन कहते किसको है एंड कंट्रोल सिस्टम कहते किसको है। तो ऑटोमेशन कहते हैं किसी भी काम को अगर किसी ह्यूमन के इंटरफेरेंस के बिना, मतलब किसी इंसान के मदद लिए बिना अगर किया जाए तो उस काम को हम लोग ऑटोमेटेड वर्क बोलते हैं, ऑटोमेटेड या ऑटोमेशन बोलते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक चीज़ है, मतलब क्या, उसमें इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद होने लगता है। तो वैसे चीज़ों को हम लोग ऑटोमेटिक बोलते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं। अब उस ऑटोमेशन को, किसी भी चीज़ को मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने के लिए जो भी कंट्रोल लगते हैं, जो भी मेथड लगते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारे चीज़ों को मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ को ऑटोमेटिक बनाना है तो उसको हम लोग ऑटोमेशन बोलेंगे और उस ऑटोमेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल सिस्टम लगेगा। वो जो सिस्टम लगेगा किसी भी प्रोसेस को मैनुअल से ऑटोमेटिक बनाने के लिए, उसको हम लोग कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा पहला यूनिट है ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इन कारों को ये मशीन बना रही है, इंसान नहीं बना रहा है। इनको कौन बना रहा है, ये मशीन्स बना रही है। और अगर इन कार को इंसान बना रहे होते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनुअल। मैनुअल बोलते हैं क्योंकि ये इंसान बना रहे हैं, मैन की मदद से बना रहे हैं। लेकिन चूंकि इसको बना रहे हैं मशीन, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है और इस ऑटोमेटिक से बना है चीज़ ऑटोमेशन। ये तो हो गया कि ये सब्जेक्ट है किस बारे में। अब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल सिस्टम सिर्फ मशीनों के लिए एप्लीकेबल है। कंट्रोल सिस्टम हर जगह है, आसपास हमारे में, आपके में, हर चीज़ में अवेलेबल है। जैसे आप मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आपके रास्ते में साइकिल चलाते चलाते सामने में ब्रेकर आ गया। तो अगर आप उस ब्रेकर को नहीं देखेंगे तो ब्रेक नहीं मारेंगे और जैसे ही आप ब्रेक नहीं दबाएंगे, हो सकता है आप उस ब्रेकर से टकरा के गिर जाए। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक कंट्रोल जो सिस्टम जनरेट होता था वो नहीं हो पाया। अब मान लीजिए आपने उस ब्रेकर को देख लिया, आपके दिमाग को सिग्नल क्या मिला, इनपुट क्या मिला कि आपको ब्रेक दबाना चाहिए, और जैसे ही आप वो ब्रेक दबाएंगे आपकी साइकिल धीमी होगी और आप क्या होंगे, गिरने से बच सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल, एक पूरा सिस्टम जो है एक कंट्रोल सिस्टम ही है। बस आप लोगों को पता नहीं है, उन चीज़ों के बारे में हमें इन सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें, ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जैसे आज के ज़माने के फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, अगर हमारे पापा या दादा के टाइम के लोगों को दोगे तो उनको लगेगा कि ये चीज़ें बेकार है, ये नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता है, मुझे ये मैं नहीं चलाऊँगा। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, इट डज़न्ट मीन कि वो ख़राब है। आपके लिए स्मार्टफ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए वो क्या है, बहुत ख़राब है। वो छोटा वाला फ़ोन ही लेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली सेम केस पिछले सेमेस्टर वालों के साथ हुआ था। इन लोग को सब्जेक्ट नया देख के उन लोग सोचे कि यार समझ में नहीं आएगा, ये नया है, अलग है, हार्ड होगा। लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो वो देखे कि जितना पढ़े थे एग्जैक्टली उससे ही आया और बिल्कुल बाहर नहीं आया। इस सब्जेक्ट की एक और खासियत है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ये एक सब्जेक्ट रीजनिंग टाइप का सब्जेक्ट है, मतलब आपको सिर्फ समझना है। इन सब्जेक्ट में आप लोगों को कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है और सॉल्व करना है। थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ्स है। रीजनिंग में क्या होता है, एक फ़ोटो देखना है, उसको मिरर में देखेंगे, उसको आईने में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इसको इधर से, ये रस्सी इधर से जा रही है तो इधर से कैसे होगा, एक टेबल पे 5 लोग बैठे हैं तो कौन किसके सामने बैठा है, वैसा कुछ। तो इसी टाइप का सब्जेक्ट है ये कंट्रोल सिस्टम एंड ऑटोमेशन।
तो चलिए हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, सबसे पहले तो ये देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट का कोई मार्क्स नहीं है। फर्स्ट यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये है यूनिट फर्स्ट। इस यूनिट में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन किस बारे में है? हमें ऑटोमेशन क्यों चाहिए। अब ऑटोमेशन हमें क्यों चाहिए? किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए, किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से करने के लिए, किसी भी चीज़ को बिना गलती के करने के लिए। तो जैसे क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑटोमेटिक है तो इसमें गलती कम होगा, ये ऑटोमेटिक है तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। इंसानों की इंटरफेरेंस, मतलब इंसान का जो इंटरफेरेंस होता है उसको घटाने के लिए जो यूज़ होता है सिस्टम को, हम लोग उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं। तो हम लोग क्यों चाहिए? ताकि हमारा लेस ह्यूमन लगे, इसमें जो इंसान है वो कम लगे, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। दूसरी चीज़ क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? अब आपकी कंपनी है, मान लीजिए आपकी कंपनी में पहले 10 वर्कर काम करते थे। अब क्या हुआ, आपके पास थोड़ा सा पैसा है, आपने सोचा ये बहुत काम चोरी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो हम 10 वर्कर हटा के हम 8 वर्कर रख लेते हैं, 2 कम कर देते हैं। तो उसके लिए आपने नया मशीन लगा दिया, तो उसमें क्या हो गया, आपके पैसे की बचत हुई और काम भी हो गया, वो भी अच्छा हो गया। तो एडवांटेज हो गया। ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, जैसे एडवांटेज के बारे में। अब रिक्वायरमेंट और नीड दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या चीज़ क्यों चाहिए और ज़रूरत क्यों है इसकी, और रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको कुल मिला के इस चैप्टर में सिर्फ यही चीज़ पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कंट्रोल सिस्टम हमें चाहिए क्यों और इसका फ़ायदा क्या है। और इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 0 मार्क्स है, कोई मार्क्स नहीं है इसका, लेकिन इसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है हमें। तो अब बात करते हैं, हम चलते हैं यूनिट 2 के। यूनिट 2 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लस और किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर समझने में। अगला चैप्टर, उसका अगला चैप्टर, बाकी का सारा चैप्टर, जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक बाकियों का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। मार्क्स तो इसके 8 ही हैं, ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 8 मार्क्स का है, बट ये एकदम बेसिक है। ये यूनिट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही बेसिक और बहुत ही मज़ेदार यूनिट है। चलिए इसके बारे में हम लोग, तो इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ये रीजनिंग काइंड ऑफ, जो बता रहा था कि रीजनिंग सब्जेक्ट है, ये आपको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। कोई मैथ्स नहीं है, एकदम रीजनिंग है, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन है और रीजनिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट है। ये फ्री का मार्क्स है, यहाँ से 5 मार्क्स कन्फर्म आते हैं, ये फ्री का मार्क्स है यहाँ पर। ये तीनों चीज़, ब्लॉक डायग्राम और ये एप्लीकेशन, कंट्रोल सिस्टम का कहाँ कहाँ यूज़ है। अब आते हैं हम लोग, चलिए थोड़ा सा, ये तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है इसमें यहाँ पर अभी, तो डायरेक्ट हम लोग समझ सकते हैं कंट्रोल सिस्टम डे टू डे लाइफ में हम लोग को कहाँ यूज़ में आता है। डे टू डे लाइफ समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, एक फ़ोटो खींचने की मशीन है। तो कंट्रोल सिस्टम काम करता कैसे है? सबसे पहले आप, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने कैमरा से फ़ोटो खींच लिया। अब फ़ोटो खींचने के बाद आपने क्या किया, ये फ़ोटो खींचा तो क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। अब इस इनपुट को आप किस में डालें, अब फ़ोटो को आप खींचेंगे, खींचने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रिंट निकालेंगे। अब प्रिंट निकालने के लिए आप क्या किए, उस फ़ोटो को डाल दिए कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में यहाँ पे आप उस फ़ोटो को डाल दिए, आपने फ़ोटो खींचा, फ़ोटो को आप डाल दिए कंप्यूटर में। अब इसके बाद क्या होगा, फ़ोटो चला गया कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में जाने के बाद फ़ोटो क्या होगा, अब इस फ़ोटो को आप लोग, पहला प्रोसेस स्टेप हो गया, कंप्यूटर में चला गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया, कंप्यूटर में थोड़ा मोड़ा आप एडिट कर दिए, इसमें कुछ कुछ बना दिए, इसका चश्मा पहना दिए, कुछ भी कर दिया आप इसमें। अब आप फ़ोटो में, कंप्यूटर में तो देख लिए, आपको मन किया कि चलो इसको हम प्रिंट निकाल लेते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए क्या किया, आप इस प्रिंटर में डाला। तो जैसे ही आप इस प्रिंटर में डाला तो यहाँ पर से आपका क्या करे होगा, फ़ोटो, ये इंसान का फ़ोटो निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम की तरह काम किया। ये भी एक कंट्रोल सिस्टम है। आपने पहले फ़ोटो खींचा, फिर उसके बाद कंप्यूटर में डाला एंड देन प्रिंट आउट निकाल लिया। तो ये हो गया एक कंट्रोल सिस्टम। एप्लीकेशन, कंट्रोल सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है? सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए,
आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है। इस एप्लीकेशन में ये एक पानी की टंकी है। बहुतों के घर में होगा, पानी की टंकी भरने पर एक अलार्म बजता होगा कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर ऑफ कर दें। तो ये सिस्टम वो क्या हो गया, एक सिस्टम आप लोग लगाए, कंट्रोल सिस्टम, सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ भाई पानी की टंकी भर गई है, अब मोटर ऑफ कर दिया जाए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मोटर खुद ब खुद बंद हो जाए तो आपको एक और सिस्टम लगाना पड़ेगा, और वो सिस्टम हमारा क्या होगा, एक कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। तो जैसे ये देखिए, आप लोग बाथरूम का फ्लश देखे होंगे जिसमें एक बटन दाबते हैं, फ्लश पानी खाली हो जाता है और वो खुद ब खुद भरने के बाद रुक जाता है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें पानी भर के गिरना शुरू होता है, एक एक लिमिट तक भरता है और बंद हो जाता है। तो इसमें देखिएगा कि एक ये आपका बाथरूम का फ्लश समझ लीजिए। इस फ्लश में क्या होगा, पानी भराएगा, और जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, ये जो वाटर बबल है, ये जो प्लास्टिक का बबल है, ये भी ऊपर होते जाएगा। अब नेक्स्ट फोटो में आप देख पाएंगे, जैसे ही एक लेवल तक आ गया, पहले शुरू कहाँ से किए थे हम लोग, बी से। अगर हम बी से शुरू करके वाटर लेवल ए तक चला गया, ठीक है, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, अगर बी से शुरू होके वाटर लेवल L2 पे चला गया तो हमारा पानी गिरना यहाँ से बंद हो गया। मतलब एक सिस्टम, उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है, उसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है क्या, कि अगर L1 पे हो, मतलब इस लेवल पर हो, तो पानी भरना शुरू हो जाए, नल खुला रहे, और जैसे ही वो पानी एक स्तर तक पहुंच जाए, उसका एक लेवल बढ़ जाए, तो वो पानी बहना बंद हो जाए। इसको दोनों को आप एक साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग एक थोड़े से एनिमेशन के हेल्प से समझते हैं। ये देखिए, फ़ोटो खिंचाया सबसे पहले, वो प्रिंटर में गया और यहाँ से प्रिंट आउट निकल गया, ठीक है। सेम चीज़ आपका पानी, पानी का लेवल बढ़ा और क्या हो गया, पानी बढ़ना बंद हो गया। पानी का लेवल कम था, पानी भर रहा था, पानी का लेवल बढ़ा और पानी भरना बंद हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया पूरा यूनिट 2 के बारे में, एप्लीकेशन हो गया, इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, सिंपल से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाला, कुछ रीजनिंग टाइप के सवाल हैं, तो वो सब मिला के हमारा हो गया यूनिट 2। अब आते हैं हम यूनिट 3 पे। यूनिट 3 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये आप देख पा रहे हैं 30 मार्क्स का यूनिट है, यूनिट ये 30 मार्क्स का है। तो ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है और इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसको किसी अदर चीज़ से लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मार्क्स कैरी करता है। तो अगर आपको इस यूनिट को आप अच्छे से करके चले गए, एग्ज़ाम में आपका 30 मार्क्स कन्फर्म है, बाकी किसी यूनिट की डिपेंडेंसी नहीं होगा। और इसका यही खासियत है कि ये सिंपल डे टू डे लाइफ में चीज़ें कैसे काम करती है, डे टू डे लाइफ की चीज़ों के बारे में बताया गया ये यूनिट है। तो आप देखिए स्क्रीन पे, पहला इसका यूनिट क्या है, और टॉपिक क्या है, इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस पढ़ना है आप लोगों को। पहला है पुश बटन स्विच। कौन सा बटन, जिसको आप एक घर में देखे होंगे, मोटर ऑन करने के लिए एक बटन दबा और ठक से आवाज़ आई, मोटर चालू हो गया, इसको दबा के छोड़ने पर काम करने लगता है, वापस आ जाता है। दूसरा फुट स्विच, आपने कहीं देखे होंगे सिलाई मशीन, जिसका बटन पैरों में होता है, पैर से दबाया, सिलाई मशीन चालू हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन काम करने लगा। सेलेक्टर स्विच, दो ऐसा स्विच होता है जिसमें सेलेक्ट करना होता है। एक ऐसा स्विच आप लोग देखे होंगे जिसे सेलेक्ट करना होगा, या तो पोजीशन 1 पर या तो पोजीशन 2 पर, तो आप उसमें दो पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप के स्विच को सेलेक्टर स्विच बोलेंगे। पायलट स्विच, किसी किसी आप स्विचों में देखे होंगे कि उस बटन को जैसे ही दबाइएगा तो उसमें लाइट जलने लगता है, तो उस काइंड ऑफ स्विच को हम लोग बोलते हैं पायलट स्विच। तो इसी तरह के कुछ स्विच हैं। सेंसर्स हैं, अलग अलग तरह के सेंसर्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। रिलेज, रिले का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, और आगे भी इस सेमेस्टर में आप लोग स्विच गियर एंड प्रोडक्शंस में आप लोग को रिले वगैरह पढ़ना है। पायलट लैंप हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, पावर सिस्टम में आपको कॉन्ट्रैक्टर्स पढ़ना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा आपको सर्वो मोटर एंड सिंक्रो ट्रांसफार्मर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल नया चीज़ है। अभी तक आप लोग सिंपल मोटर पढ़े होंगे कि उसके सप्लाई दिया, चलने लगा, सप्लाई बंद किया, मोटर बंद हो गया। लेकिन सर्वो मोटर ऐसा मोटर नहीं होता है।
आप लोग देखे होंगे किसी किसी जगह पर पानी पटाने के लिए या फिर कहीं पर मतलब एक फिक्स्ड मोशन के लिए एक चीज़ें हैं, घड़ी की सुई है, वो यहाँ जा रही है वापस यहाँ आ रही है, यहाँ जा रही है वापस आ रही है। तो किसी भी का अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, मतलब टू एंड फ्रो मतलब कैसा, एक यहाँ से इधर की तरफ जा रही है एंड देन इधर की तरफ जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, बस इतने ही के बीच में वो घूमते रहेगा। वो गोल 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 नॉर्मल मोटर की तरह नहीं घूमेगा। नॉर्मल मोटर में क्या होता है, एक बटन दबा, वो गोल 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 घूमना शुरू कर दिया, उसका रोटेशन आरपीएम में हम लोग कैलकुलेट करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कंप्लीट रोटेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक डिग्री पर रोटेशन होता है, एक से लेकर 1.1 से 0.2, 0.2 से 0.1, बस इसी टाइप के मोशन को हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग सिंक्रो मोटर, आप लोग स्टेपर मोटर के बारे में सुने होंगे, तो इसी टाइप का कुछ एप्लीकेशन है आपका इसमें। नेक्स्ट आपका आएगा स्टेपर मोटर, सेम चीज़। एंड देन लास्ट आपका यूनिट है पावर कंट्रोल सर्किट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस लाइक हॉइस्ट, क्रेन्स, यहाँ पे क्रेन्स होना चाहिए। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में, कन्वेयर बेल्ट, जैसे कन्वेयर बेल्ट आप लोगों के बारे में सुनोगे, वो क्या करता है, एक दूरी तक जाता है फिर वापस से आता है, फिर सीधे घूमता है, आगे घूमता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। कुल मिला के इस कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में आपको अभी तक के जो भी चीज़ पढ़े हैं, मोटर पढ़े हैं, किसी कोई चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के बारे में पढ़े होंगे, उन सब का एप्लीकेशन है। मतलब अभी तक तो आप पढ़े थे कि चलो ठीक है, हाँ मोटर में करंट दिया, मोटर घूमना शुरू हो गया, लेकिन वो मोटर किस पर्पज़ के लिए घूम रहा है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये सब्जेक्ट पूरा पूरी एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे कोई थियोरी या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपको एप्लीकेशन बेस्ड है कि जो भी आप पढ़े हैं अभी तक, उसको लाइफ में कैसे अभी आगे यूज़ होगा आगे चीज़ों में। ये तो हो गया आपका यूनिट 3। तो अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 आपका हो जाएगा एक अलग तरह का यूनिट है। ये पूरी यूनिट जो बेस्ड है वो कंट्रोलर पे बेस्ड है। 20 मार्क्स का यूनिट है, इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का यूनिट, और ये कंट्रोलर पे बेस्ड है। अब चलिए हम लोग कंट्रोलर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए आपकी घड़ी, आपकी साइकिल एक 0.1, आपकी साइकिल है या फिर आपकी मोटरसाइकिल है, आप उसमें एक्सेलरेटर थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो 10 के स्पीड पे घूमती है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे घूमने लगती है। लेकिन किसी और की गाड़ी है, वो उतना ही रोटेट करने पर, एक्सेलरेटर रोटेट करने पर वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चलने लगती है। आप लोग एक टर्म सुने होंगे कि गाड़ी में रेस ज़्यादा है, जैसे लोकल टर्म में बोलते हैं ना, रेस ज़्यादा है, मतलब क्या कि वो गाड़ी जो है रेस है, उसका जो इनपुट दिया हुआ है, उसका जो कंट्रोलर है वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, मतलब ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, मतलब इतना ही अगर घुमाएंगे लेकिन ज़्यादा बढ़ेगा। कोई कोई आप नल देखे होंगे, पानी का नल देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक नल होता है जिसमें एक दो तीन तीन बार घुमाएंगे तब वो नल पूरा खुलता है, पूरा फुल पानी देता है। कोई कोई नल देखे होंगे जिसमें सिर्फ आधा ही रोटेशन करते हैं और वो ऑन हो जाता है, पूरा पानी देने लगता है, और आधा ही बंद करते हैं तो वो पूरा रोटेशन बंद कर लेता है। कुछ इस प्रकार का नल भी देखे होंगे आप लोग। उसमें क्या होता है, एक का इनपुट जो है वो चेंज किया रहता है, एक में क्या है पूरा 3 रोटेशन घूमेगा तो जा कर के वो पूरा पानी देगा, और एक में क्या है वो आधा रोटेशन ही घूमेगा तो पूरा पानी देगा। तो ये तो हो गई बात के कंट्रोलर। तो इस पूरे चैप्टर में यही आप लोगों को पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोलर पढ़ना है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोलर पढ़ना है। तो आते हैं अब हम लोग यूनिट 5 एंड 6 में। यूनिट 5 बिल्कुल भी सिंपल सा यूनिट है और फ्री का मार्क्स है, 12 मार्क्स आपका बिल्कुल ये फ्री और मोस्ट ईजीएस्ट यूनिट है आपको, जिसमें आपको बिल्कुल फ्री का मार्क्स मिलने वाला है, बिल्कुल अलग है। इसमें आपको प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में पढ़ना है। अब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जाने कि ऑटोमेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को, इंसान को हटा के मशीनों को मदद से करने को हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं। अब दूसरा क्या हो गया कि उस ऑटोमेशन को, उसको इंसान को हटा के मशीन को लाने के लिए जो सिस्टम का यूज़ होता है वो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम। अब उस कंट्रोल सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली चलाने के लिए उसमें कुछ कोड्स करने पड़ते हैं, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग करने पड़ते हैं।
उसमें जो प्रोग्रामिंग करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर। तो इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ना है, इसमें आपको कुछ डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, उसके बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और उसका कंपैरिजन है कि अभी के यूनिट में और पीएलसी में क्या डिफरेंसेस है, और उसका ब्लॉक डायग्राम है। आपको इस पूरे यूनिट में ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि कोई थ्योरी है कि बिल्कुल डीप में, या ऐसा डीप का बात कुछ नहीं है, ऐसा कोई डीप नहीं है या कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। आपको किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग देखने को नहीं मिलेगा। और एंड में यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 कोई मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स के लिए है, और ये सिंपल सा 2 से 3 पेज का यूनिट है। इसमें कुछ नहीं करना है, एक बस आपको क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है उसके बारे में पढ़ लेना है बस। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है ये आपको नाम से ही पता चलेगा। एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो एक जगह पर रख दिए और बाकी सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल किए, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल कंट्रोल सिस्टम। और अगर एक कंट्रोल सिस्टम को हम लोग छोटे छोटे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। तो कुल मिला के आपका 6 यूनिट है, जिसमें 2 यूनिट का तो मार्क्स ही नहीं है, और बाकी के जो यूनिट है उसमें सिंपल सा है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका 3rd यूनिट, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये सिलेबस है और इस सिलेबस को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग डेमो क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट 1। तो सेशन 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1, और कोशिश कीजिएगा सारे लोग अटेंड करने का उस सेशन को, और जल्दी से जल्दी आप लोग उस चीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग एडमिशन ले लें। पहला यूनिट तो डेमो है और कोई मार्क्स कैरी नहीं करता है, और बिल्कुल जस्ट इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ यूनिट है, तो वो तो हम लोग डेमो क्लास में देंगे। नेक्स्ट यूनिट में यूनिट 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट है और मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट है। उसमें आपको पता चलेगा कि बाहर की दुनिया में आपकी चीज़ें जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं वो इस्तेमाल कैसे होती हैं। तो वाव हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ऐप बहुत जल्दी आने वाला है, 2 से 3 दिनों में ऐप आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, एंड पढ़ाई हम लोग जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। आप अपने पुराने सीनियर्स से, अपने पिछले बैचमेट से रिव्यू ले सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। आपको नया सब्जेक्ट है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरा दिया गया नोट्स इनफ होगा। अपने पिछले सीनियर से पूछ लीजिएगा, मेरे नोट्स से बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आया था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा और कांटेक्ट करके अपने पिछले सीनियर से नोट्स ले लीजिएगा, एक बार मिलाने के लिए, रखने के लिए नहीं, सिर्फ मिलाने के लिए कि आपका क्वेश्चंस कहाँ पे आता है। क्वेश्चंस आपको नोट्स से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आया था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिलकर सब्जेक्ट करेंगे। ये सब्जेक्ट नया है, बुरा नहीं है, ना ही टफ है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी से एडमिशन लीजिए और हम लोग मिलते हैं डेमो क्लास में यूनिट 1 के साथ। थैंक यू वेरी मच।